एक बात पे तो हम सब एग्री करेंगे कि आलस नहीं करना चाहिए। घर वालों ने हमें पहले से ही इस बारे में बता रखा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन हम लोग उस जनरेशन से आते हैं जहाँ ये तो हमें पता है कि हमें बड़े लोगों की बातें सुननी हैं, लेकिन उनको फॉलो भी करना होता है। ये चीज़ें हमें नहीं पता। इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास छोटा सा एक इंसिडेंट है जो कि हाल ही में रिसेंटली ही मेरे साथ हुआ। मुझे अपने होम टाउन से दिल्ली आना था, लेकिन कुंभ की भीड़ की वजह से मुझे ना तो बस की टिकट मिली, ना ट्रेन की टिकट मिली, और फ्लाइट की टिकट लेकर आना तो मेरे लिए उतना ही पॉसिबल है जितना कि राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना, यानी कि इम्पॉसिबल। जो पैसे मुझे बस टिकट खरीदने के लिए दिए गए थे वो थे 500 के 2 नोट, लेकिन क्योंकि बस टिकट तो मिला नहीं, तो मेरा मुंह ऐसे लटक गया जैसे कि मेरे जांघ पर फोड़ा हो। मेरी शक्ल इस तरीके से बन गई थी। वही लटका हुआ मुंह लेकर मुझे घर पे भी जाना था, तो मैं भैया चला अपने घर पर। अब घर पे जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पर माहौल संगीन हो गया। इसका कारण क्योंकि भाई साहब मेरा पेपर था, मुझे जाना था पेपर देने दिल्ली, लेकिन टिकट ही नहीं मिला। अगले दिन मैं पहुंचता तो पेपर देता, लेकिन अब तो किसी भी तरीके से मैं अगले दिन पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए पेपर होना कैंसिल। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पर हंसूं, इस पर मैं खुशी मनाऊं, या फिर रोऊं या दुख मनाऊं। क्योंकि अंदर से तो खुशी इस बात की हो रही थी कि पेपर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी डर था कि कहीं कुटाई ना हो जाए। जब ये बात मैंने घर पे बताई कि टिकट नहीं मिला, तो मेरा जो घर है वो युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें पापा ने रोल प्ले किया रसिया का और मैंने रोल प्ले किया यूक्रेन का। और जैसा कि आपको पता है रसिया ने यूक्रेन पर हमला कैसे किया, उसी तरह मेरे पापा ने मुझ पे इन्वेट कर दिया और मम्मी बेचारी बीच में इंडिया बन के रह गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर जाऊं, किसकी साइड लूं, क्या करूं। जैसे तैसे हम लोग रात में लेट सोए और सुबह जल्दी उठे, जैसा कि हमारे घरों में होता है। अब सुबह सुबह मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही है और मैं नींद से जागा, क्योंकि मम्मी को मामा के यहाँ जाना था, अपनी मायके जाना था, क्योंकि मेरे मामा के लड़के की शादी थी। इसलिए तैयारियां हो रही थी, सुबह सुबह से कपड़े वपड़े धोले जा रहे थे, क्योंकि इन्हें पैक करके ले जाना था वहाँ। तो मम्मी ने मुझसे वो पैसे मांगे जो उन्होंने टिकट के लिए दिए थे। तो मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास हैं, अभी लाता हूँ। तो भाई साहब मैंने अपने बैग में देखा, बैग में पैसे थे नहीं। अच्छा, मैंने सोचा अरे नहीं, मेरे तो पैंट में होंगे पैसे, पैंट की जेब में पैसे होंगे। तो मैंने पैंट ढूंढा, भाई साहब पैंट ही गायब। मैं तो 1 घंटा पैंट ही ढूंढता रहा, पैंट ही नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ देखूँ वहाँ देखूँ, कमरे का कोना कोना छान मारा, पैंट ही गायब है। भाई साहब रात में सोया और कोई पैंट ही उतार के ले गया, ये कैसे? खैर मैंने दिमाग लगाया और अपनी शार्प दिमाग को दौड़ाया। मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन सुबह से चल रही है तो ज़रूर वॉशिंग मशीन में मेरा पैंट होगा। तो मैं गया और मैंने वॉशिंग मशीन में हाथ डाला और मैंने उसे निकाला। जेब चेक करी, जेब में नहीं था कोई भी नोट। एक तो मेरे जान में जाना ही कि अच्छा है कि वॉशिंग मशीन में नहीं है,
और होता भी तो क्या होता, थोड़ा पानी लगता, पानी में ख़राब तो होता नहीं है नोट इतनी जल्दी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फिर से कोशिश की और जितने भी वॉशिंग मशीन में कपड़े डले थे मैंने सब निकाल दिए। मैंने सोचा क्या पता जेब से निकल के नीचे आ गए होंगे। तभी मुझे नीचे दिखाई दिया एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे किसी ने कागज़ को चबाकर उसमें डाल दिया हो। मैंने उसे उठाया, उसे खोला तो देखा भाई साहब ये मेरे 500 के एक नोट का आधा टुकड़ा था, जो कि बीच से फट चुका था। और एक बुंदेली शब्द है गुड़ी मुड़ी होके नीचे पहुंच गया। इस वॉशिंग मशीन ने इस नोट को घुमा घुमा के इसकी बत्ती बना दी। अब मैं इस बत्ती का क्या करूं? इस वॉशिंग मशीन ने तो इसकी तो बत्ती बना ही दी, साथ साथ में मेरी भी बत्ती इसकी तुड़वाने का पूरा प्लान बना दिया इस वॉशिंग मशीन ने। अब मैं करूं तो करूं क्या, समझ नहीं आ रहा। एक नोट भी मिला, वो भी फटा हुआ आधा टुकड़ा, क्या करूं इसका? फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, आधा टुकड़ा और ढूंढता हूँ, फिर उन्हें सुखाऊंगा और जोड़ के चला दूंगा कहीं पे। अरे अंधेरे में चले जाओ, ऐसे दे दो 500 का नोट। लेकिन दिक्कत ये भी है कि 500 का बड़ा नोट होता है, आदमी चेक करता है, गांधी जी को देखता है। अब गांधी जी उसमें ना दिखे रात में, और दिख गया कि फटा है, तो फिर कैसे चलेगा? फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया दूसरे टुकड़े को ढूंढने का। मैंने सोचा जब एक टुकड़ा यहीं है तो दूसरा कहाँ जाएगा, वो भी यहीं होगा। तो मैंने भाई साहब फिर से कपड़े निकाले, फिर देखा तो उसमें एक नोट चिपका हुआ था उसकी दीवार पे, वॉशिंग मशीन की। तो मैंने उसे उठाया और इसको सूखने रख दिया, मम्मी पापा की नज़र उससे बहुत दूर, क्योंकि अगर उन लोगों ने देख लिया तो भाई साहब आज की कुटाई तय है। और मामा के यहाँ शादी तो मामा के लड़के की है, लेकिन दूल्हा मुझे बना दिया जाएगा और बैठाया जाएगा गधे पर, और चप्पलों की माला, और कहा जाएगा कि निकल जाओ बेटा, यहीं से जाओ दिल्ली। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था भाई साहब। मैंने तो जैसे तैसे अपना डर संभाला है। आप मेरी आवाज़ में भी देख सकते हो, अभी भी डर है। एक डर और था कि अगर पापा ने इस नोट को देख लिया या उन्हें कहीं से भी ये नोट दिख गया तो मैं अपने घर में दिखना बंद हो जाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पापा की गुस्सा और बाहुबली और बाजीराव की तलवार पर शक नहीं करते। खैर एक 500 का नोट तो मिल गया था, अब बारी थी दूसरे 500 के नोट को ढूंढने की। तो मैंने खोज अभियान फिर से शुरू करी अपने 500 के दूसरे नोट की। फिर से मैंने सारे कपड़े निकाले, लेकिन इस बार मुझे नोट नहीं मिला। फिर मेरी नज़र पड़ी उन्हीं कपड़ों पर, वो कपड़ों पर ही चिपका हुआ था। भाई साहब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा अब बढ़िया है, दोनों नोट मिल गए, ये वाला तो फटा भी नहीं था। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरी खुशी बाज़ार के सेंसेक्स की तरह है। वो भी कहाँ के, अमेरिका के नहीं, इंडिया के। कभी भी गिर जाती है, यहाँ भी यही हुआ भाई साहब। सेंसेक्स की तरह ये मेरी खुशी भी गिर गई। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर अच्छे ठोक के डाला गया था, और इस वॉशिंग पाउडर ने बराबर सफाई की, नोट की भी। भाई साहब इस तरीके से नोट की सफाई की कि इसमें से गांधी जी गायब हो गए। अब बताओ, जब उसमें गांधी जी ही नहीं है तो वो नोट किस काम का? आगे गांधी जी नहीं, पीछे लाल किला गायब। बताओ क्या होगा अब इस नोट का? रंग इस तरीके से निकला कि पापा की सफ़ेद शर्ट क्रीम कलर की हो गई, इंग्लिश में और कहूँ तो येलोइश हो गई। उस नोट ने अपना रंग छोड़ा।
मम्मी ने वहाँ से फिर से तेज़ आवाज़ लगाई कि क्यों, पैसे मिले कि नहीं मिले। मैंने कहा ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएंगे थोड़ी देर में, परेशान मत हो। लेकिन मैंने कैसे भी हिम्मत करके उन्हें उस नोट की कंडीशन दिखाई। मुझे लगा मम्मी तो आज पापा से कह के मेरी धुलाई करवाएंगी अच्छी तरह से। लेकिन क्योंकि मम्मी को मायके जाना था इसलिए कोई सीन क्रिएट नहीं होने दिया, नहीं तो आज मेरी शामत आ जाती। उन्होंने कहा ये चल जाएंगे कि नहीं, इनकी हालत देखकर तो नहीं लगता ये चलेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो चल ही जाते हैं बिल्कुल, कुछ नहीं, ये सूख जाएंगे, उसके बाद सीधा मैं जाऊंगा एटीएम मशीन में डालूंगा और बस हो गया काम। भाई साहब मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल ये नोट चलते भी हैं या नहीं। मैंने तो यूं ही बस बातें बना दी ताकि यहाँ से बच जाऊं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। वहाँ से पापा ने आवाज़ लगाई कि ये शर्ट सफ़ेद की जगह गंदी क्यों हो गई। मैंने कहा पापा, जो मैंने इनर पहनी थी वो पूरी सर्दियों में वही इनर पहनता रहा, एक दिन भी नहीं धोई, इतनी मैली हो गई थी कि इसने पूरे कपड़े गंदे कर दिए। जैसे ही मैंने ये कहा, पापा ने शर्ट उसी में फेंकी, वॉशिंग मशीन में बटन चालू किया और वॉशिंग मशीन फिर से ऑन कर दी। क्योंकि कुछ दिनों में मामा के लड़के की शादी थी तो हम उसी में बिज़ी हो गए और टाइम निकल गया 4-5 दिन का। और अब वो दिन आ गया जिस दिन मुझे फिर से टिकट लेना था और जाना था दिल्ली। इस बार मैंने टिकट ऑनलाइन बुक कर दिया क्योंकि मेरे यूपीआई अकाउंट में पैसे थे उस टाइम। अगले दिन मैं आया दिल्ली और मेरा पहला जो टास्क था वो था कि इन 500 के 2 नोट को एटीएम में डालना और इन्हें जमा करवाना। तो मैं गया एटीएम में और जैसे ही मैंने मशीन में पैसे डाले, पिन वगैरह डाला, भाई साहब मशीन ने भी लेने से मना कर दिया। और जैसे ही मशीन ने लेने से मना किया, भाई साहब मेरी बॉडी इस तरीके से बिहेव करने लगी कि जैसे तुम कोई फ्रॉड हो जो नकली पैसे एटीएम में डाल रहे थे। अब बाय द वे मुझे ये भी नहीं पता कि एटीएम में पैसे जमा होते हैं कि नहीं होते, होंगे तो कमेंट करके बताना। तो मेरी बॉडी इस तरीके से बिहेव करने लगी जैसे मैं कोई फ्रॉड या चोर हूँ या स्कैमर हूँ जो नकली नोट लेके पैसे जमा कर रहा है, इसीलिए मशीन ने मना कर दिया। मुझे लग रहा था, मैंने बहुत सारी देखो मूवी देख रखी हैं, तो उनमें जब भी कोई चोर ऐसा करने की कोशिश करता है तो सायरन वगैरह बजने लगती है। तो वहीं फायर फाइटर की एक गाड़ी जा रही थी और उसमें से आवाज़ आने लगी एव 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 एव। भाई साहब मेरी फट के 4 हो गए। मैंने कहा महाराज अब तो सायरन भी बजने लगे, अब कमांडो भी आएंगे, ले जाएंगे मुझे। लेकिन मैंने पीछे देखा तो एक फायर फाइटर वाली गाड़ी जा रही थी, तो मेरे जान में जान आई। गार्ड अंकल मुझे देख के हंसने लगे। अब क्या कह सकता था, ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट के चला जाता है, ऐसा सुना था। वही आज लगता था मेरे साथ हो रहा है। हालांकि मैंने गेट खोला एटीएम का और जाने लगा बैंक में। बैंक कौन सा? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में नज़ारा कुछ ऐसा था कि 4-5 काउंटर लगे हुए थे। 4-5 काउंटर पे भी 4 लोग 5 लोग बैठे हुए थे और खटपट खटपट आवाज़ आ रही थी। शोर वहाँ अच्छा खासा हो रहा था। भाई साहब इतनी इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ जमा हो रही थी वहाँ काउंटर पे। तो मैंने चेंज करवाने से पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया था कि क्या होता है। तो ऐसा होता है जब भी आप बैंक में नोट चेंज करवाने जाते हैं
तो आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है। उस फॉर्म में अपना नाम, एड्रेस वगैरह सब और एक आईडी प्रूफ देना होता है उसके साथ अटैच करके, तब आपको वो नोट एक्सचेंज करके देते हैं। मैंने एक काउंटर पर गया और मैंने मांगा वो फॉर्म जिससे मेरे पैसे चेंज हो गए। तो मैंने मांगा तो मैडम ने कह दिया, क्योंकि उन लोगों की आदत होती है, देखो मैंने सभी बड़े लोगों से पूछा है, इसके बारे में सुन रखा है कि भाई साहब बैंक वाले काम नहीं करते, बैंक वाले काम नहीं करते, उनका कभी लंच टाइम होता है, कभी कुछ होता है। तो मुझे आज फैक्ट चेक करने का मौका भी मिलने वाला था। तो मैंने कहा कि सर फॉर्म चाहिए था नोट एक्सचेंज करने वाला। तो उन्होंने काउंटर नंबर 2 पे जाने के लिए कहा। तो भाई साहब मैं गया काउंटर नंबर 2 पे। मैंने यहाँ भी वही बात की कि सर मुझे फॉर्म चाहिए था नोट एक्सचेंज करने वाला। उन्होंने कहा कि अच्छा नोट चेंज करने वाला फॉर्म, अच्छा काउंटर नंबर 3 से पूछो आप। तो भाई साहब मैं काउंटर नंबर 3 पे गया। उनसे मैंने पूछा कि सर मुझे फॉर्म चाहिए था नोट एक्सचेंज करने वाला। उन्होंने कहा क्यों रवि, मैंने यार तुम्हें दिया था ना फॉर्म, ये फॉर्म तो आपके पास थे शायद नोट एक्सचेंज करने वाले। अरे मेरे पास नहीं थे, तुम्हारे ही पास थे। काउंटर नंबर 2 से जवाब आया। भाई इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं काउंटर 2 और काउंटर 3 वाले जो हमारे श्रीमान बैठे हैं वो कैच कैच खेल रहे हैं, और कैच कैच खेलने में जो गेंद है वो मैं हूँ। कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर। ऐसा चलता रहा कम से कम 2 मिनट। फिर उन्होंने कुछ सोच के सीधा जवाब दिया कि आप मंडे को आ जाना, आपको मंडे को मिलेगा फॉर्म। लेकिन मुझे यहाँ एक बात का एश्योरेंस मिल चुका था, मेरे नोट जो थे वो एक्सचेंजेबल थे, उन्हें एक्सचेंज करवाया जा सकता था। लेकिन यहाँ मंडे तक के लिए बोल दिया गया था। लेकिन मेरे अंदर ऐसा चल रहा था कि अभी करवा लूँगा तो ज़्यादा सही है। तो मैं दूसरे बैंक में चला गया, दूसरी ब्रांच में, एसबीआई की ही। इस वाली ब्रांच में 2-3 काउंटर थे जहाँ पर एक मोहतरमा और 2-3 सज्जन बैठे हुए थे। तो मैंने मोहतरमा के एटीट्यूड और उनके बात करने के तरीके से ही ये समझ लिया कि भाई साहब ये तो फॉर्म नहीं देने वाली। अच्छा, चेक करने के लिए मैंने उनसे भी यही कहा कि मैडम मुझे नोट एक्सचेंज करने वाला फॉर्म दे दीजिए। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप काउंटर नंबर 1 पे जाइए। भाई साहब वही सर्किल मेरे साथ फिर से शुरू हुआ। चले काउंटर नंबर 1 पे। अब वहाँ जब मैंने यही बात की कि सर मुझे नोट एक्सचेंज करने वाला फॉर्म चाहिए, तो सर ने जवाब दिया कि आपका अकाउंट कहाँ है। मैंने कहा कि HDFC बैंक में। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको HDFC बैंक जाना चाहिए, आपके नोट वहीं एक्सचेंज होंगे। वैसे ऐसा लॉ कहीं नहीं है, आप कहीं भी अपने नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, बैंक आपको मना नहीं कर सकता। ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ये लॉ है। लेकिन भाई साहब हमने बहस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा और हमने बैंक छोड़ दिया और हम पहुंच गए कहाँ, हम पहुंच गए HDFC बैंक में। तो वहाँ भी मुझे एक सज्जन दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे वो फॉर्म चाहिए जिससे कि मेरे ये फटे पुराने 500 के 2 नोट एक्सचेंज किए जा सके। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा नोट दिखाएंगे। मैंने दिखाए। उन्होंने देखा कि गांधी जी तो उसमें थे नहीं, तो उन्होंने बगल वाली साइड पर देखा, तो वहाँ पर जब शैडो में देखा तो वहाँ पर गांधी जी दिखाई दे गए। भाई साहब मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि चलो गांधी जी वापस आ गए। उसने
दूसरे नोट को भी इसी तरीके से देखा और वो नोट सीधे रखे और सीधे 500 के 2 नए नोट मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने वो जेब में डाले और निकल गया बैंक से। यही है जो है भाई साहब, सरकारी बैंक भी ये कह रहा है कि आप प्राइवेट बैंक के पास जाइए। मैं भी उनकी बात समझ चुका था कि भाई साहब इतनी मेहनत करके सरकारी नौकरी में आए हैं और काम करना पड़े तो क्या फ़ायदा। क्योंकि मेरे नोट एक्सचेंज हो गए थे इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि काम सिर्फ 15-20 से 20 सेकंड का था, लेकिन उसके लिए मुझे इतना घूमना पड़ा। और पता नहीं आप इस कहानी से क्या सीखें। इस कहानी से एक बात ज़रूर सीखी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। शायद ही मैं ये बात अब भूल पाऊँ अपनी ज़िंदगी भर। अगर आलस ना करके उसी दिन पैंट से नोट निकाल लिए होते तो कितना बढ़िया रहता।